हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो एवरीवन, वेलकम टू द केम गुरु राहुल पांडे। सो एज यू नो कि हमने लास्ट टाइम एक टूर्स एंड ट्रैवल स्टार्ट किया था केम गुरु का। एंड आपको मालूम है कि हमारी जो ये कुछ स्टेशंस हैं, सब स्टेशंस हैं, हम यहाँ पे रुकने वाले हैं, राइट। तो उसमें जो हमने पहला चूज़ किया है वो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक पार्ट जो था हमारा, दैट इज़ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड वो हमने डील किया। स्टार्टिंग एटलीस्ट बेसिक हमने स्टार्ट किया है। और एज वी सेड कि हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट था उसका जो हमारा लास्ट पार्ट कवरिंग है वो हम आज कवर करेंगे। दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट का पार्ट 4, विच इज इट्स एप्लीकेशन। ओके, तो किस तरह से आप इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई करोगे। जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे आप शो करोगे विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देन देयर इज एन अमाइंस के बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे आप शो करोगे, बिकॉज ये दो एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, राइट। तो ये कंसेप्ट को हम कैसे स्टडी करेंगे, क्या करेंगे, और किस तरह से जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट वो हेल्प करेगा या वो रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्टली, तो वो हमें देखा जाएगा। सो एवरीवन, वेलकम टू द केम गुरु टूर्स एंड ट्रैवल्स, एंड हियर वी गो टू आवर जर्नी। ऑलराइट, सो दिस इज आवर कंटेंट जो एक शॉर्ट में मैंने अपनी तरफ से प्रिपेयर किया है। एंड मैं कंसिडर करता हूँ कि ये आपके काम आएगा काफ़ी कुछ ज़्यादा, बिकॉज ये एकदम अपने आप में काफ़ी सिलेक्टिव कंटेंट जो मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पे है वो। ओके, सो एज यू कैन सी द हेडिंग, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंटली। ऑलराइट, और यहाँ पे क्या आप शो कर रहे हैं, देखो। सो फर्स्ट थिंग इज अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड एज यू कैन सी एसिडिक कैरेक्टर क्या यहाँ पे शो कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड के लिए कौन सा फिजिकल पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल है, जो आप जिसके बेसिस पे आप बताओगे कि हाँ ये एक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड है। एंड दैट फिजिकल पैरामीटर यू कैन से दैट इज योर pKa, और यू कैन से Ka वैल्यू। The Ka is your dissociation constant of acid, or you can say acidity constant. Okay, and pKa is the potential of that Ka. So if that Ka lies like less than 1, so that is a strong acid. If it is 1 to 5, that's a medium acid, we can say moderate acid. And if it is more than 15, that we can say it is a weak acid. pKa value अगर ऐसा रहा तो, because एसिडिक कैरेक्टर के लिए क्या होता है कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हो, सो इन दैट केस द Ka वैल्यू हैज टू बी हायर एंड pKa वैल्यू हैज टू बी लोअर फॉर व्हाट, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, ये एक नेचर बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर है स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। इसी का वाइस वर्सा अगर बात करते हो, आप उल्टा रिवर्स करते हो, दैट इज गोइंग फॉर वीक एसिड, जो कि देखो यहाँ पे शो किया गया। सो स्ट्रॉन्गर एसिड दैट मीन्स हायर Ka वैल्यू और लोअर pKa वैल्यू, एंड दैट्स वाइस वर्सा फॉर द वीक एसिड। क्लियर, दैट्स द इफेक्ट। एक जनरल इफेक्ट है ये, एक जनरल फिजिकल केमिस्ट्री के थ्रू फिजिकल पैरामीटर है ये, जो आपको मालूम होना चाहिए। नाउ वी गो टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिस्टम, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से आप कैसे उसको गेस करते हो, ये कैसे आप शो करते हो कि भाई जो पर्टिकुलर जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या कैसे वो चेंज होगा, अफेक्ट होगा। सो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑलराइट, तो यहां पे क्या शो कर रहे हैं, दैट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिटी, वेयर एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिटी। ऐसा क्यों? तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि फॉर द कंपाउंड टू बी एसिडिक, सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम ये है कि अगर आप चाहते हो कि वो कंपाउंड एसिडिक हो तो वहां पे लेविस एसिड कैरेक्टर मेंटेन होना चाहिए, लेविस एसिड बिहेवियर मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, फाइन। तो लेविस एसिड कब होगा? जब उसके पास पॉजिटिव चार्ज लॉन्ग टाइम के लिए डेवलप रहेगा, लॉन्ग टाइम के लिए वहां मेंटेन रहेगा। अगर किसी पर्टिकुलर एटम के पास, कार्बन के पास स्पेसिफिकली अगर पॉजिटिव चार्ज लॉन्ग टाइम तक रहेगा तो वो आपका एसिडिक कैरेक्टर काफी बेस्ट तरीके से शो करेगा। ठीक है, और वो स्ट्रांगली एसिडिक रहेगा इस तरह से। फाइन। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, फाइन, तो वो क्या होगा, उससे सामने वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। एंड सामने वाला अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दैट
सामने वाला इज गोइंग टू हैव अ चार्ज पॉजिटिव। फाइन, समझ में आया ना, किसने, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर चार्ज क्या आया, पॉजिटिव आया। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 3 टाइप के होते हैं जो हमने डील किया था लास्ट टाइम, अगर आपको याद होगा तो। ओके, वो भी 3 टाइप के होते हैं। कौन से? स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में 3 लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं वो? स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग एंड वीकली डीएक्टिवेटिंग। ये 3 लोग हैं, राइट? मतलब कौन इतना इजीली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, कौन थोड़ा सा मीडियम और कौन सा बहुत वीक तरीके से। फाइन, नाउ सेकंड थिंग इज दैट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिटी। क्यों? बिकॉज दैट स्टेबलाइजेस द COO-, दैट इज कार्बोऑक्सिलेट आयन। कार्बोऑक्सिलेट आयन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बहुत इजीली स्टेबलाइज करता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में हु इज द मेन कंपोनेंट? दैट इज योर कार्बोक्सिलेट आयन। दिस इज योर मेन कंपोनेंट। ये जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन है ये मेन है। ओके, यू कैन सी हियर, ये कार्बन के साथ यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये है आपका कार्बोऑक्सिलेट आयन। जैसे ऑक्सीजन इज हैविंग अ चार्ज नेगेटिव, दैट मींस इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खुद अपनी तरफ गेन कर लेगा। समझ में आया क्या? तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये जाएगा इसके पास। तो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्स्ट्रा प्रेजेंट हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, एंड देन देयर विल बी द स्कार्सिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा, वहां पे चार्ज पॉजिटिव धीरे धीरे डेवलप होगा एंड इसकी वजह से उसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगा। वहीं पे उल्टा केस क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस कार्बोक्सिलेट आयन के पास, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन हमारा है इसके पास और नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है। देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक वो इंसान है जो अगर सामने वाला बंदा सपोज बहुत भड़का हुआ मूड में है, एकदम फुल ऑन एकदम एंग्री मूड में है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो बंदा है, वो उसका दोस्त है, जिगरी यार है, लंगोटिया दोस्त है, जो उसको आगे बोलता है भाई शांत हो जा, या उसको रिलैक्स करने का उसको मालूम है कि भाई ती कैसे चुप बैठेगा या फिर शांत होगा। वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। समझ में आया क्या? जो कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज करेगा कि भाई तू रिलैक्स कर। क्लियर? वहीं पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना वो भड़काने वाला काम करेगा। वो आपने देखे ना कुछ सीरियल्स में, सास बहू के सीरियल्स में, किस तरह से एक कोई ना कोई एक तो वैम्प का रोल करने के लिए होता ही है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है ना वो वैम्प का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ में जो है वो वैम्प का रोल प्ले करता है, जो कार्बोक्सिलेट आयन को डीएक्टिवेट करता है, बार बार उसको भड़का के, उसकी चुगली करके। ठीक है, इस तरह से। तो कार्बोक्सिलेट आयन जो है आपका होगा डीस्टेबलाइज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और डोनेट करेगा। ऑलरेडी इसके पास चार्ज नेगेटिव है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है और इसको और नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इस तरह से ये होगा आपका डीस्टेबलाइज, एंड अल्टीमेटली जब ये डीस्टेबलाइज होगा तो उसका जो जेन्युइन एक्चुअल प्रॉपर्टी है वो बाहर दिखेगा नहीं। बोलते ना कि अगर आपको चाहिए कि आप एक फ्यूचर में काफ़ी एक अच्छे इंसान बनो, इट कैन बी लाइक अगर आपके टैलेंट के बेसिस पे आप कुछ चाहते हो कि आप बन जाओ, तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जेलिसी नहीं होनी चाहिए सामने वाले को लेके। भाई अरे यार सपोज आप एक अच्छे सिंगर हो, कंसिडर करो कि आप अच्छे सिंगर हो, तो दूसरे अच्छे सिंगर को देख के जेलिसी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा होगे तो आप डिस्टेबलाइज हो जाओगे, समझ जाओगे, आप अनस्टेबल होगे और आप फिर उससे अच्छा नहीं बन पाओगे। सो थिंक अबाउट कि दैट पर्सन इज गुड ऑन इट्स ओन कंडीशन, मैं अपनी तरफ से बेटर हूं और मुझे और इंप्रूव करना है। तो ये पॉइंट वहां पे वही होता है। यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये कार्बोक्सिलेट आयन को भड़का रहा है, तो ये होता है अनस्टेबल। जब अनस्टेबल होगा तो उसका एक्चुअल जो प्रॉपर्टी है एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो धीरे धीरे कम होते रहेगा। समझ में आया क्या? बेस्ट एग्जाम्पल जो मंथरा थी रामायण में और जो कैकेयी थी, तो मंथरा जी ने कैकेयी जी को भड़काया। अदरवाइज उसके पहले जब चारों भाई बड़े हो रहे थे तो उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई यहाँ पे ये वो नहीं था कि भाई किसको सीट मिलेगी, किसको गद्दी मिलेगी, कुछ नहीं था। लेकिन मंथरा जी ने भड़काया कैकेयी जी को,
और फिर कैकेयी जी जो कि इतनी स्मार्ट थी, अपने आप में बहुत स्कॉलर पर्सन थी, वो हो गई अनस्टेबल। समझ में आएगा? तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ में मंथरा का काम कर रहा है, जो कार्बोक्सिलिक आयन को डिस्टेबलाइज करेगा। वहीं पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ में उल्टा काम कर रहा है। समझ में आएगा? क्लियर? नेक्स्ट थिंग यू कैन सी मोर एंड हाई प्रायोरिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने यहां पे क्या पढ़ा अभी जस्ट कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। अगर आप जानते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में वहां पे साथ में रखा तो वो उसको इंक्रीज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, तो आप ये ऑलवेज सोचोगे, आप ये ऑलवेज चाहोगे कि भाई मैं हमेशा मोर एंड हाई प्रायोरिटी वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही यूज करूं ऑलवेज। समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको मालूम है कि भाई ये कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है तो ऑब्वियसली आप हमेशा वही कंपनी का प्रोडक्ट बाय करोगे और आप उसके एक फैन बन जाओगे कि पहले से लेके लाइक स्टार्टिंग आपके फादर, देन आपने यूज किया, फिर आपके चाइल्ड यूज करेगा। तो अल्टीमेटली ये वही पॉइंट है कि मोर एंड हाई प्रायोरिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अल्फा कार्बन पे रहा देन वो जो एसिड होगा उसका एसिड का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग रहेगा। वहीं पे उल्टा कंडीशन होगा वीक एसिड के लिए, वाइस वर्सा फॉर वीक एसिड। समझ में आया क्या? एग्जाम्पल दूं? सी, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, अभी ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और ये आपका है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहा, यहां बोला गया मोर एंड हाई प्रायोरिटी। सो कंसीडर करो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की। वो कौन है हमारा? NO2, दैट इज आर NO2, क्योंकि ये हमारा अल्फा कार्बन है तो ये हमारा NO2। समझ में आया? ओके, सो ये पॉइंट यहां पे। देन समथिंग इज अबाउट दी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो इंडक्टिव ग्रुप हैं उनके बेसिस पे कैसे ये शो होंगे। तो लेट मी शो यू कि हम अगेन पहले एक बार ये देखेंगे जो हमारा चार्ट्स थे, अगर आपको याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, तो जरा मैं आपको ये शो करता हूं ठीक से। ओके, तो ये हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, दैट इज पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप, पॉजिटिव रेजोनेंस एंड पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट जो शो करने वाले ग्रुप ये लोग हैं। इसमें है आपके सामने यहां पे शो होता है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, वीकली एक्टिवेटिंग। लाइकवाइज जो हमारे पास दूसरे ग्रुप्स हैं कौन से, दैट इज आर डीएक्टिवेटिंग। नेक्स्ट हमारे पास कौन है, यह है हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, यहां पे देख सकते हो डीएक्टिवेटिंग में भी आपको नेगेटिव आर, नेगेटिव आई, नेगेटिव एम इफेक्ट और ये सारे ग्रुप्स हैं, और ये आपके वीकली, मॉडरेटली एंड स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट है। अब ये कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, सो यू कैन सी हियर, यहां पे क्या शो कर रहे हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट जो आपका यहां पे प्रेजेंट है वो इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है। सी, नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप जो है, नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो रहेगा, अगर वो शॉर्ट डिस्टेंस पे है, अभी दिख रहा है यहां पे, ये देखो एग्जांपल देखो यहां पे बॉटम में, देखो यहां पे बॉटम पे इधर इस तरफ जहां मैं आपको डायरेक्शन दिखा रहा हूं, तो यहां पे मैंने क्या कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड यहां प्रेजेंट है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट बाजू वाला जो कार्बन है वो कौन है आपका, अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन पे ही अगर आपका नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट रहा जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। सो सेम थिंग यहां बोल रहे हैं वो लोग कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप जितना ज्यादा नजदीक रहेगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, और जितना ज्यादा दूर रहेगा उतना उसका एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। वहीं पे उल्टा है, वाइस वर्सा फॉर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दैट इज पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप। क्या बोल रहे हैं वो लोग कि अगर ये शॉर्ट डिस्टेंस पे रहा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर शॉर्ट डिस्टेंस पे रहा तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे रहा तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? तो काफी सिंपल फंडा यहां पे हम देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पे शो करूं,
Just give me a moment. Okay? All right. Let's give you a simple example. Suppose you have an example here. CH3, CH2, CH, COH. And here's your NO2. Okay? Now you have a next example. CH3, CH, CH2, and here is your NO2. And if you pay a close attention here, this is your alpha carbon, this is beta, this is gamma. Same thing here, alpha, beta, gamma. Okay? Now, listen. यहाँ जो आपका NO2 present है, this NO2 is present on what? This NO2 is present on which carbon? Beta carbon. And this NO2 is present on which carbon? Alpha carbon. So who is close? The first example जो हमारा यहाँ present है, ये first example काफ़ी, उसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन withdrawing group है, ये काफ़ी close present है. तो ऑब्वियसली अगर मैं कंपेयर करने के लिए बोलूँ कि भाई जो हमारा पहला कंपाउंड एंड सेकंड कंपाउंड है, दोनों में से विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा? तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सर फर्स्ट वन जो कंपाउंड है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सेकंड कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ कम है. व्हाई? बिकॉज जस्ट अभी हमने स्टडी किया कि जो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, जो NO2 एग्जाम्पल 1 में जो NO2 है दैट इज नियर टू द कार्बोक्सिलिक एसिड, एग्जाम्पल 2 में जो NO2 है दैट इज कंपेरेटिव टू द फर्स्ट वन इट इज फार. समझ में आया? सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अभी जो हमने शो किया था आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, फाइन, दैट इज इन शॉर्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जो आपको मैंने अभी शो किया वो आपको मेमोराइज करना है, वो आपको लर्न करना है. बिकॉज पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो उस पर ही डिपेंड करता है. क्लियर? सो लेट्स गो फॉर दैट. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे देखो क्या बोल रहे हैं हम लोग. नेक्स्ट पॉइंट इज कंपाउंड इज एसिडिक. Compound is acidic if its conjugate base can stabilize through resonance. Compound is acidic if its conjugate base is stabilized through the resonance. समझ में आ रहा है? तो ये जो आपका दिख रहा है ना, ये यहाँ पे देखो इधर एकदम राइट साइड में ये जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन है, ये कार्बोक्सिलेट आयन को आपको कहीं ना कहीं पे क्या करना है? स्टेबलाइज करना है. समझ में आया? तो अगर आप उसको स्टेबलाइज करते हो तो आपका जो कंपाउंड है वो ज़्यादा एसिडिक होगा और वो उतना ही इफेक्टिव होगा. क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ एक बार दैट सपोज यू हैव अ कंपाउंड लाइक फिनॉल. ओके, एग्जाम्पल ले लो फिनॉल. यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें बट एग्जाम्पल ले लो फिनॉल है. सो फिनॉल है आपके पास और दूसरा कंपाउंड है इथेनॉल. तो अभी फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस कौन होगा? फिनोऑक्साइड. फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस कौन होगा? दैट इज योर फिनोऑक्साइड. समझ में आया? लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको शो करता हूं अगेन. सो ये आपका फिनॉल है, ठीक है, और ये उसका फिनॉक्साइड आयन है. ये कॉन्जुगेट बेस है. तो सिस्टम ये है कि जितना ज़्यादा आप कॉन्जुगेट बेस को स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ज़्यादा, जितना वो स्टेबलाइज होगा उतना ज़्यादा ही उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा. सो इट्स ऑल अबाउट द कॉन्जुगेट बेस. दैट मीन्स इन शॉर्ट जो आपका कार्बोऑक्सिलेट आयन है ना यहाँ पे, तो यहाँ आपको मेन फोकस करना है कार्बोऑक्सिलेट आयन पे. ओके, तो जितना स्ट्रांगली आपका कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा आपका एसिड भी जाके स्टेबल होगा. फाइन. लास्ट ईयर को यहाँ पॉइंट क्या शो किया गया है? लास्ट पॉइंट यहाँ पे शो किया है हाइड्रोजन एटम. एवरीवन हैव अ लुक टू द लेफ्ट साइड ऑफ योर स्क्रीन. हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द sp carbon, sp hybridized carbon. Everyone have a look here. Hydrogen atom attached to the sp hybridized carbon is more acidic than sp2 hybridized carbon and sp3 hybridized carbon. Okay,
बिकॉज सिंपल फैक्टर यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे आपका जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है ना, वो सबसे बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है। समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स कि सपोज यू गॉट अल्काइन, सो अल्काइन का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा देन अल्कीन का कम होगा और अल्केन का बहुत कम होगा। सो यू कैन सी यहाँ पे एकदम बॉटम पे आपको शो किया गया है। सो यहाँ जो प्रेजेंट है आपका CH, तो CH यहाँ पे क्या शो कर रहा है? ये आपका अल्काइन है, sp हाइब्रिडाइज्ड, मोर एसिडिक देन CH sp2 एंड देन CH जो है ये sp3, इसमें जो कार्बन है वो sp3 है। तो ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ शो हो रहा है। और अभी जो हम कंटेंट क्लियर करने वाले हैं, आई एम श्योर कि यहाँ जो कंटेंट आपके सामने दिख रहा है ये एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको क्लियर हो चुका है। इसी का एक नेक्स्ट इजीएस्ट फॉर्म जो रहेगा मैं आपको शो करता हूँ। इट्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो आप एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में एग्जैक्टली क्या क्या यहाँ पे देखोगे और कैसे इसको समझोगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है। ऑलराइट, नाउ लिसन केयरफुली। इंडक्टिव इफेक्ट को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंटली आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से कार्बेनियन का स्टेबिलिटी होता है, बिकॉज एसिडिक स्ट्रेंथ और कार्बेनियन दोनों में काफी कुछ सिमिलैरिटीज हैं। फाइन, तो एक मैं सिंपल ट्रिक यहां दिखाता हूं आपको। फाइन, सो यू कैन सी स्टेबिलिटी, ओके, सो स्टेबिलिटी ऑफ carbanion, okay, that is directly proportional to the presence of electron withdrawing group, and that is directly proportional to the negative inductive group, and which is inversely proportional to the positive inductive group. ओके, सो इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में कार्बेनियन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि शो करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप। ये बहुत सिंपल ट्रिक आपको मैं दिखा रहा हूं और इसको आप एवरी टाइम एवरीवेयर यू कैन अप्लाई। उसी में जब हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, सो एसिडिक स्ट्रेंथ का सिंपल फैक्टर यह रहेगा, एकदम सिंपल फैक्ट, कि एसिडिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन दोनों के फैक्टर्स एकदम डिक्टो सेम है। सो यू कैन से कि यहां से आप आगे जो भी मूव करोगे ऑल विल बी डिक्टो सेम। सो इन शॉर्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन एंड एसिडिक स्ट्रेंथ बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप। एकदम सिंपल, स्वीट एंड इजीएस्ट फॉर्म में ये हम शो कर सकते हैं। समझ में आया? बस एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो आपका कॉन्जुगेट बेस होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, द कार्बोऑक्सिलेट इज योर कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली जब हम बात करेंगे अल्कोहल की, तो अल्कोऑक्साइड आयन विल बी द कॉन्जुगेट बेस। सो उनकी स्टेबिलिटी अगर ज्यादा रहेगी तो उनका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। समझ में आया? ओके, वंडरफुल, ग्रेट। सो आगे मूव करें हम हमारे नेक्स्ट फेज के लिए। ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट फेज एवरीवन, एंड लेट मी शो यू द नेक्स्ट फेज, दैट इज योर बेसिक स्ट्रेंथ, अबाउट द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। ऑलराइट, सो जैसे हमने कि एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में अभी जस्ट हमने पढ़ा कि इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर को अफेक्ट करता है, वैसे ही हम अभी देखेंगे कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो किस तरह से बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस को अफेक्ट करता है। फाइन, बट उससे पहले स्टार्ट करने के पहले कुछ जो बेसिक पॉइंट हैं जो हमने अभी डिस्कस किया था एसिड में, वही सेम पॉइंट्स हम यहां भी डिस्कस करेंगे। सो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, यहां पे क्या शो कर रहे हैं हम लोग, दैट योर फर्स्ट ऑन द टॉप स्ट्रॉन्ग बेस आप किसको बोलोगे? स्ट्रॉन्ग बेस आप उसको बोलोगे जिसका Kb वैल्यू हायर रहेगा एंड pKb वैल्यू लोअर रहेगा। ओके, ये सेम स्टेटमेंट आपने यूज किया था एसिडिक स्ट्रेंथ में, जस्ट जो Kb है यहां पे वो वहां पे Ka था। इफ यू वांट यू कैन जस्ट आप एक बार थोड़ा सा पीछे देख लो वीडियो करके,
ओके और मैं कंसिडर करता हूँ कि आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ एक तो लाइक बनता है ना भाई, कि नहीं? लाइक बनता है, सब्सक्राइब करना बनता है और शेयर करना तो पक्का बनता है, क्योंकि जिस तरह से कहीं ना कहीं आप अगर बाई चांस आपको समझ में आ गया है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो आपका था वो अगर क्लियर हो गया है, सो आई एम श्योर कि जो आपके साथ बाकी लोग भी होंगे उनके भी कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगे, या एटलीस्ट आप अपनी तरफ से आप इसको समझ लो और बाद में किसी और को वो जो कन्फ्यूजन है क्लियर करो। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है पब्लिक कि जो हमारा कन्फ्यूजन है ना वो क्लियर होना चाहिए। एटलीस्ट हम ये एश्योर होने चाहिए कि चलो मुझे आ गया है, मुझे समझ में आ गया है, एंड देन आई गॉट दैट मच ऑफ एबिलिटी कि मैं किसी और को भी समझा सकता हूं। समझ में आ गया? बस मेरा एक इतना ही पॉइंट है कि केमिस्ट्री को लेके कोई नेगेटिव फील ना करे, चाहे आप, चाहे आपके कोई जो जूनियर्स हैं वो, चाहे आपके जो साथ में दोस्त लोग हैं वो लोग, कोई ये फील ना करे यार यार केमिस्ट्री बहुत बोरिंग है या बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ समथिंग। दैट इज द मेन रीजन इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे शो करने का पर्पज है। और एक सिंपल फ्रेम में यहाँ शो करने का एक मेन रीजन यही है कि आपको बता सकें कि कंटेंट को सिंप्लीफाई करना, समराइज करना एक जगह पे बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट। समझ में आ रहे हैं? तो आगे बढ़े। आई एम श्योर कि आपने लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमने क्या बोला? जस्ट लाइक एसिडिक स्ट्रेंथ, हमने ये बोला कि अगर हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए तो उसका केबी वैल्यू इट हैज टू बी हायर एंड पीकेबी वैल्यू हैज टू बी लोअर। करेक्ट ना? करेक्ट। ओके, सो लेट्स गो अहेड, लेट्स सी टू इट कि और एग्जैक्टली कंटेंट हमारे पास क्या है। फाइन, तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्या है? पीकेबी। पीकेबी वैल्यू का यहां पे देखो एक स्ट्रेंथ दिया है कि अगर आपके पास एलिफेटिक NH2 है, मतलब एलिफेटिक अमाइन है, इफ यू गॉट एलिफेटिक अमाइन, तो उस एलिफेटिक अमाइन का पीकेबी जो वैल्यू है दैट हैज टू बी बिटवीन 3 to 4.22। अगर इस रेंज में है तो मतलब एलिफेटिक अमाइन आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता ही है। कॉमन सेंस की बात है। ये देखो, ये यहां पे शो भी किया कि एलिफेटिक अमाइंस आर ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग बेस देन अमोनिया एंड अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग बेस देन एरोमेटिक अमाइन। तो इन शॉर्ट मीनिंग ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग बेस हो तो वो इस रेंज में आना चाहिए। अमोनिया जो है वो एक बोलते ना एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड कंपाउंड है बेस के लिए, स्पेशली अमाइंस के लिए, बिकॉज अमाइंस को फॉर्म करना है तो आप अमोनिया यूज करते हो एज वन ऑफ द वेरी कॉमन मेथड। देन यू गॉट एरोमेटिक अमाइंस जो है मोर देन 5। ओके, तो अभी जो अमाइंस हैं, ये अमाइंस अफेक्ट कैसे होते हैं? इनकी बेसिक स्ट्रेंथ, कभी ये स्ट्रॉन्ग बेस, कभी ये वीक बेस, कैसे होता है? तो देखो यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है, दैट बेसिक स्ट्रेंथ इज अफेक्टेड बाय द इंडक्टिव इफेक्ट। IE मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट, SE मीन्स व्हाट? गेस करो। सॉल्वेशन इफेक्ट। इट्स नॉट शील्डिंग इफेक्ट, हाँ बिल्कुल नहीं, सोचना ही मत। ये है सॉल्वेशन इफेक्ट। ओके, मतलब किस तरह से वो वाटर से रिएक्ट करता है। और डू यू रिमेंबर दैट आयन डाइपोल इंटरैक्शन जो आपने स्टडी किया होगा 11th में? एंड अगर आप 11th में हो अभी तो आपने स्टडी किया होगा इसे, आयन डाइपोल इंटरैक्शन। तो उसमें जो होता है ना वो इंटरैक्शन, वही है आपका सॉल्वेशन इफेक्ट। देन यू गॉट अ स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस इज नथिंग बट ये ट्रैफिक होता है, क्रिएट होता है। मतलब क्या होता है कि अगर कोई बल्की ग्रुप, कोई हैवी ग्रुप, ओवरसाइज्ड ग्रुप अगर आ गया है तो उसके वजह से वो पूरे सिस्टम को अफेक्ट करता है। लाइक सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। आपने कभी अगर लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया होगा और लोकल ट्रेन में आपने ट्रैवल किया है और आपको मालूम है कि आप फर्स्ट क्लास में नहीं हो, सेकंड क्लास में बैठे हो और वहां पे 4 लोग बैठ सकते हैं आराम से। चौथे वाले को जो सीट मिलती है वो बहुत कम अमाउंट में मिलती है, लेकिन बैठ सकता है वो भी, राइट? तो अगर कोई ऐसा एकदम हट्टा कट्टा मोटा ताजा इंसान बैठा हुआ है और उसने 2 लोगों की सीट कवर कर ली है और फिर भी जबरदस्ती लोग वहां पे 4 लोग बैठे हैं, तो 4th पर्सन को सीट मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलने वाला भाई। वो नहीं बैठेगा तो चलेगा, बैठ के अपनी इंसल्ट कराएगा वो वहां पे। समझ में आ रहा है क्या? लोग देख के हंसेंगे कि भाई क्यों बैठा हुआ है भाई, इसे तो चल खड़ा हो जा, किसी काम का नहीं है तू, कि नहीं? तो दैट जो मोटा ताजा पर्सन वहां पे आया ना, जिसने सीट कवर कर रखा है, उसने क्या किया? उसने एक ट्रैफिक क्रिएट किया, उसने एक स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट किया। सिंपल एग्जांपल एक और ले लो। अगर आप सच में जेन्युइनली किसी ट्रैफिक में हो जहां पे आपके सामने ट्रक है और एक बस है और आपकी जो कार है वो कार बीच में अटक गई है, अब वो जा नहीं सकती बिकॉज बस एंड ट्रक ने जगह छेक लिया है। तो उसकी वजह से क्या होगा? ये जो मान लो कि ये जो आपके
बस एंड ट्रक है, ये लोग कोई हैवी ग्रुप है, हैवी ऑर्गेनिक ग्रुप है, जिसके वजह से जो स्मॉल ग्रुप है उनको एक प्रॉपर चांस नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो हो गया आपका स्टेरिक हिंड्रेंस। अभी किस तरह से अफेक्ट करेंगे दैट विल सी स्लोली स्लोली। सो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, इसमें क्या देखो कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो गैशियस फेज में अलग तरह से बिहेव करता है और एक्वस फेज में डिफरेंटली बिहेव करता है। तो यहां मैंने आपको गैशियस फेज के बारे में बताया है और नीचे यहां पे हमें देखने को मिलेगा एक्वस फेज। समझ में आ रहा है? ओके, तो यू कैन सी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो गैशियस फेज में, इसमें टर्शरी अमाइन इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमाइन देन प्राइमरी देन मिथाइल अमाइन एंड अमोनिया। मतलब यहां पे टर्शरी अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम है, और ये सीक्वेंस एकदम परफेक्ट ऑर्डर में है। बट इन विच फेज? गैशियस फेज, मतलब गैशियस मीडियम में। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि टर्शरी में क्या है, टर्शरी में देयर इज 3 अल्काइल ग्रुप, और 3 अल्काइल ग्रुप होने की वजह से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसको मिलेगा उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, और न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो अल्टीमेटली लेविस बेस भी बिहेव करेगा। ओके, सो गैशियस फेज में इस तरह से टर्शरी अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। मतलब ये एकदम कंप्लीटली उल्टा है जो आपने अभी जस्ट कुछ देर पहले एसिडिक स्ट्रेंथ में पढ़ा था, एकदम उल्टा है कंप्लीट इसका। ओके, जहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ में आपने स्टडी किया कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। यहां पे उल्टा सिस्टम अप्लाई हुआ। बट ये क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंटली डोंट यू फॉरगेट प्लीज, ये गैशियस फेज की बात कर रहे हैं। यही सिस्टम जो है एक्वस फेज में अलग हो जाता है। देखो, बेसिक स्ट्रेंथ इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन व्हाट, दैट इज योर नॉन पोलर जो ग्रुप होता है आपका, लाइक सॉरी नॉन जो एक्वस फेज में होता है वो। ओके, सो यहां पे क्या शो हो रहा है? प्राइमरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी देन टर्शरी। ये जो सिस्टम आपने ऊपर देखा था उसका कंप्लीटली उल्टा सिस्टम यहां आपको देखने को मिलता है। समझ में आया? ओके, तो अब ये उल्टा सिस्टम क्यों हो रहा है? यहां पे ऐसा पॉइंट आपको देखने को क्यों मिलता है? किसी के दिमाग की घंटी कुछ बजी क्या कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई? हाँ, ये तो पहले देखने को ऐसा एक्वस फेज में अलग होता है, गैशियस फेज में अलग हो रहा है, ये तो गलत बात है ना भाई। तो ऐसा आपको क्यों लगता है? कुछ आइडिया है किसी को तो सोचो, और अगर नहीं है फिर भी सोचो यार, सोचने में किसको पैसे लगते हैं कि नहीं। सो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो पोलर सॉल्वेंट में या फिर नॉन गैशियस फेज में या फिर एक्वस फेज में किस तरह से काम करता है? प्राइमरी, मोर बेसिक, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। और क्यों? क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था आपसे दैट देयर इज एन समथिंग कॉल्ड एज आयन डाइपोल इंटरैक्शन, और यू कैन से सॉल्वेंट या सॉल्वेशन एनर्जी। SE मतलब सॉल्वेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो सॉल्वेशन एनर्जी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले यहां पे कर रहा है, क्योंकि यहां पे वही आयन डाइपोल इंटरैक्शन जो होता है ना, हमने स्टडी किया था, वही यहां देखने को मिलता है। तो सिंपल फंडा ये है पब्लिक कि एक्वस फेज में ये लोग ये बोल रहे हैं कि एक्वस फेज में नाइट्रोजन के पास जितना ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा, लिसन केयरफुली, एक्वस फेज में नाइट्रोजन के पास जितना ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा, नाइट्रोजन के पास जितना ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उससे आकर बॉन्डिंग बनाएंगे, उतना ज्यादा वहां पे आयन डाइपोल इंटरैक्शन होगा। ओके, यू कैन सी ये आपका प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन में N जो है ये इस तरह इस वक्त फिलहाल क्वाटरनरी तरह बिहेव करे। क्वाटरनरी मतलब जहां पे नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड होता है, तो यहां नाइट्रोजन के पास फिलहाल 4 बॉन्ड है और 3 हाइड्रोजन, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ गया है, एंड नाउ नाइट्रोजन इज हैविंग अ चार्ज पॉजिटिव। क्लियर? तो यहां पे प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन के पास चार्ज पॉजिटिव है और यहां पे 3 हाइड्रोजन है, तो यहां पे 3
वाटर मॉलिक्यूल आके बॉन्डिंग करते हैं। जितना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल आके बॉन्डिंग करेगा, जितना ज़्यादा वहाँ पे आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा, उतना ज़्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ होगा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एक्वस फेज या नॉन गैशियस फेज या फिर पोलर सॉल्वेंट में। जब हम आते हैं हमारे सेकेंडरी अमाइन के पास, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी अमाइन के पास, तो सेकेंडरी अमाइन में नाइट्रोजन के पास अभी आ गया है 2R और उसके पास आ गया है 2 हाइड्रोजन विद अ चार्ज पॉजिटिव। अभी यहां पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल आता है, और टर्शरी में 3R है और 1 हाइड्रोजन है विद अ चार्ज पॉजिटिव, तो यहां पे 1 ही वाटर मॉलिक्यूल आता है। इन शॉर्ट मीनिंग इज दैट कि प्रोटोनेशन के बाद, प्रोटोनेशन मतलब जहां पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है, वहां पे कितना ज्यादा सॉल्वेंट इफेक्ट देखने को मिला है, सॉल्वेशन एनर्जी जो है वो कितना वहां पे हमें एक्सपीरियंस करने को मिला है। दैट इज सेड टू बी व्हाट कि एक्वस फेज में प्राइमरी अमाइन इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी देन टर्शरी। तो यहां पे आयन डाइपोल इंटरेक्शन वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत स्ट्रांगली अप्लाई होता है। इसलिए मैं कहता हूं अगर आप में से किसी को मालूम नहीं है देन उसे स्टडी करो, और जिसको मालूम है तब तो भाई बल्ले बल्ले हो गया कि नहीं। आ जाए हमारे नेक्स्ट फेज के पास। सो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, उसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये देखो कि जो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ है एक्वस फेज में कैसा बिहेवियर देखने को मिलेगा उसका। यहां जो फर्स्ट कॉलम है वो है R, सेकेंड कॉलम है रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। व्हाई? बिकॉज ये आपके डायरेक्टली आपके एंट्रेंस के क्वेश्चन में आएगा, और बाय गॉड वहां पे कंफ्यूजन बहुत स्ट्रांग होता है, बिकॉज ऑल द ऑप्शंस लुक सिमिलर, रियली दे लुक सिमिलर एंड फील लाइक कि भाई सबके सब जुड़वा भाई हैं, बहन है, जो भी है। इसीलिए सीक्वेंस फॉलो करो और क्लियर करो कि कौन सा फैक्टर कहां पे आएगा। इसलिए मैंने ये टेबल जो चार्ट जो शो किया है सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसलिए शो किया है। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, कंसिडर करो कि जो हमारा पहला R है वो है CH3, मतलब कौन? मिथाइल। तो कंसिडर करो कि यहां मिथाइल है, सो सेकेंडरी जो सेकेंडरी अमाइन है वो सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेकेंडरी अमाइन? दैट इज R2NH। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, मैं आपको एकदम सिंपल शो करता हूं। यहां पे देखो प्राइमरी का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज योर RNH2। फिर सेकेंडरी का फॉर्मूला क्या होता है? R2NH। और टर्शरी का क्या होता है? R3N। समझ में आ रहा है? तो यहां प्राइमरी का फॉर्मूला क्या है? RNH2, सेकेंडरी का क्या है? R2NH, टर्शरी का क्या है? R3N। समझ में आ रहा है? तो यहां जहां जहां पे आपने देखा ना अभी R, तो कंसिडर करो कि ये जो इधर दिख रहा है ना आपको, यहां पे जो आपका CH3 है ना वो R की जगह कंसिडर करो। तो सेकेंडरी अमाइन में जो सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मूला क्या है? R2NH। तो यहां पे जहां पे 2 R है ना वहां पे 2 CH3 कंसिडर करो। तो सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी देन टर्शरी एंड देन अमोनिया। और एक कौन से बेसिस पे है? इट्स इन एक्वस फेज, दैट मीन्स देयर इज एन सॉल्वेशन एनर्जी या फिर सॉल्वेंट इफेक्ट देखने को मिलता है। कौन सा इफेक्ट? सॉल्वेंट इफेक्ट। ओके, सो अगर हमने कंसिडर किया कि जो हमारा सेकेंडरी CH3 कंसिडर किया कि जो हमारा अमाइन है, ये जो हमारे अमाइन के फॉर्मूलाज हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इसमें जो R है अगर वो मिथाइल हुआ तो सीक्वेंस ऐसा होगा कि सेकेंडरी अमाइन विल बी मोर बेसिक देन प्राइमरी देन टर्शरी एंड देन अमोनिया। अगर इथाइल रहा तो सेकेंडरी मोर बेसिक देन टर्शरी देन प्राइमरी एंड देन अमोनिया। अगर वही आइसोप्रोपाइल रहा, ये आपका जो है ना Me2CH, आई होप सो इट्स विजिबल, तो ये आपका है आइसोप्रोपाइल। अगर आइसोप्रोपाइल हुआ तो आइसोप्रोपाइल वाले केस में जहां पे ये है ना R, मान लो हर सभी जगह पे R जहां जहां पे है वहां पे वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो प्राइमरी जो अमाइन होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा, देन अमोनिया, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, एंड देन योर ये है आपका टर्शरी ब्यूटाइल। अगर Me3C मतलब क्या? Me मतलब मिथाइल, सो Me3C मतलब टर्शरी ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। तो जहां जहां पे R है अगर वहां पे टर्ट ब्यूटाइल हुआ सो अमोनिया मोर बेसिक देन प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी। ओके, सो याद रखना यहां पे आपका सॉल्वेशन इफेक्ट
और स्टेरिक हिंड्रेंस, सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों को यहां पे हमें मद्देनजर रखना है। समझ में आया? समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टेरिक हिंड्रेंस अगर इंक्रीज हुआ, देखो यहां पे सिंपल फैक्टर बोल रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस अगर इंक्रीज हुआ तो सॉल्वेशन इफेक्ट या फिर सॉल्वेशन एनर्जी वी कैन से, देन स्टेबिलिटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ, तीनों के तीनों होंगे डिक्रीज। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हुआ तो सॉल्वेशन इफेक्ट मतलब सॉल्वेशन एनर्जी जो है, देन स्टेबिलिटी एंड देन बेसिक स्ट्रेंथ। याद रखने का, जब भी मैं बोलूंगा अगर सॉल्वेशन इफेक्ट तो आप समझो कि आयन डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज अगर हुआ तो आयन डाइपोल इंटरैक्शन मतलब सॉल्वेशन इफेक्ट, देन स्टेबिलिटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ, तीनों के तीनों होंगे डिक्रीज, तीनों के तीनों डिक्रीज होंगे। ओके, इसका सिंपल एग्जांपल है ऊपर, ये देखो Me3C, यहां पे 3 मिथाइल ग्रुप है, एक कार्बन के ऊपर, ये जो कार्बन दिख रहा है यहां पे, इस कार्बन के पास 3 मिथाइल ग्रुप है, तो यहां पे बल्कीनेस बहुत ज्यादा है, हैवी ग्रुप्स बहुत ज्यादा है, ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है, तो ब्रांचिंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो गया। समझ में आया क्या? इट इज जस्ट लाइक अगर मान लो कि आप में सच में पोटेंशियल है, ठीक है, तो आप पे मैं प्रेशर डालूं एकदम बार बार, आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है, ऐसा भी करना है, मतलब मैंने प्रेशर डाला, देन आपके टीचर्स ने प्रेशर डाला, फिर उसके बाद आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने प्रेशर डाला, देन आजू बाजू के जो पड़ोसी हैं उन्होंने डाला प्रेशर, अरे आपका बेटा क्या कर रहा है, अरे आपकी बेटी क्या कर रही है, अच्छे स्कोर तो नहीं आ रहे हैं, इस बार क्या कर रहे हैं, 10th का रिजल्ट है, 12th का रिजल्ट है, ठीक है। फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं कुछ अच्छे स्कोर कर रहे हैं तो उनके एटीट्यूड बढ़ जा रहे हैं, वो अलग से प्रेशर। सो इन शॉर्ट, अगर हर जगह से प्रेशर आया तो आप तो एक सिंगल पसली हो, सिंगल पर्सन हो, वन मैन आर्मी, तो अगर हर तरह से प्रेशर आएगा तो अल्टीमेटली आप पे क्या इफेक्ट होगा, आप तो हो जाओगे अनस्टेबल, करेक्ट कि नहीं? स्टार्टिंग में तो हो जाओगे ना अनस्टेबल। वही फैक्टर यहां भी है, ये दिख रहा है आपको Me3C, तो Me3C में जो आपका कार्बन है ना, ये जो कार्बन दिख रहा है आपके सामने, ये वाला कार्बन, तो ये जो कार्बन यहां पे है, ये कार्बन के पास 3 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए ये कार्बन हो जाता है अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि यहां पे होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, यहां देखने को मिलता है हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, ये है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टेरिक हिंड्रेंस जो कि इंक्रीज हुआ, तो ये सारे के सारे फैक्टर अल्टीमेटली हो जाते हैं डिक्रीज। समझ में आया? एग्जाम्पल आपके सामने है। ओके, आगे बढ़े, चलिए। फिर यहां पे क्या लिखा है, मोर एस कैरेक्टर इन दी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन विथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ दैट बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना नाइट्रोजन एटम, क्योंकि अमाइंस में कौन है, अमाइंस में हु इज द सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन, करेक्ट। नाइट्रोजन के पास जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतना उसका बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। यही उल्टा फैक्टर था एसिडिक स्ट्रेंथ में, याद आ रहा है? जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था, मतलब अल्काइन, वहां पे sp कैरेक्टर परसेंटेज s कैरेक्टर बहुत ज्यादा था, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा था। मतलब वहां पे ये बता रहे थे कि भाई परसेंटेज s कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। यहां पे उल्टी गंगा बह रही है। ओके, सो यू कैन सी कि जो हमारा वो अमाइन, दैट अमाइन विच इज sp3 hybridized is more basic than sp2 hybridized amine and then sp hybridized amine। समझ में आया? तो ये आपका अमाइन है, ये इमाइन है, IMINE, एंड दिस इज योर साइनाइड। जहां पे इन द फर्स्ट केस नाइट्रोजन इज sp3 hybridized, मतलब नाइट्रोजन इज हैविंग सिंगल बॉन्ड। इन द सेकेंड केस नाइट्रोजन इज हैविंग अ डबल बॉन्ड, जहां पे एक पाई बॉन्ड है, उसकी वजह से उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर थोड़ा इंक्रीज होता है। एंड थर्ड में है नाइट्रोजन जो ट्रिपल बॉन्ड है, जहां पे 2 पाई बॉन्ड है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वहां परसेंटेज एस कैरेक्टर और इंक्रीज हो गया। ओके, आई होप सो यू गॉट इट, एंड आई होप सो कि आप इसे एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर कर रहे हो बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से। आई होप टू दैट वन।
नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दैट इज पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप इंक्रीज करेगा बेसिक स्ट्रेंथ को, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दैट इज नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप डिक्रीज करेगा बेसिक स्ट्रेंथ को, जो कि हम जानते हैं यार, हम लोग स्मार्ट पीपल हैं। हमें जब एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा तो हमने ऊपर ही यहां पे कंफर्म कर लिया कि ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, तो मैं ये होप करता हूं कि ये आपको इतना कंसेप्ट समझ में आया, और अगर समझ में आ गया तो भाई लाइक तो बनता है ना यार, लाइक करो, उसको शेयर करो, ठीक है। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, और स्पेशली जो हमारे 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ ऐसे कॉमन, क्योंकि अभी ये इंडक्टिव इफेक्ट का जो वीडियो है आज दी एंड करेंगे, और उसके बाद विल पॉसिबली गो फॉर द वेरी बेसिक कंसेप्ट जो हम 12th में हमारे एग्जाम के लिए आएंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और प्लस थोड़ा बहुत वो एंट्रेंस के लिए भी, तो वो हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे उस पर थोड़ा सा। लाइक जो हमारे 3 पार्ट्स थे वीडियो के, उसके बाद ये 4th पार्ट में बहुत डिले हुआ है, बहुत टाइम लगा है, बिकॉज समवेयर आई वॉज बिजी, बिकॉज, लेकिन मैं कंसिडर करता हूँ कि आप लाइक करेंगे इसे, और कुछ भी अगर लगता है आपको कि मैं किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंटेंट पे वीडियो बनाऊं जो आपको 12th के बोर्ड के लिए भी काम आ जाए, 12th के एंट्रेंस के लिए भी काम आ जाए, प्लीज़ गिव मी अ कमेंट, कमेंट बॉक्स में वहाँ पे शो करो, पॉइंट रखो अपना, ठीक है। एंड अगर लाइक मतलब अच्छा लगा है आपको तो वो भी बताओ यार, वो भी ज़रूरी है कि नहीं। ऑलराइट, सो गाइज, अभी हमने जो भी यहाँ पे कुछ पढ़ा है, ऑल दीज थिंग्स आर अबाउट दी एलिफेटिक अमाइन। मोस्ट केस में ये एलिफेटिक अमाइंस पे बहुत स्ट्रांगली फोकस करता है, बट व्हाट अबाउट एरोमेटिक अमाइंस? भाई हम यहाँ पे भेदभाव नहीं करेंगे बिल्कुल कि नहीं। तो केमिस्ट्री जो कि है, साइंस जो कि वी कैन से, वो भेदभाव नहीं करता है। तो हमें ये देखना है कि एलिफेटिक अमाइंस को लेके ये बहुत स्ट्रांगली फॉलो होता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल्स हमने काफ़ी कुछ देखा कि ये एलिफेटिक अमाइंस पे काम कर रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट एरोमेटिक अमाइंस? तो एरोमेटिक अमाइंस जो कि हम जानते हैं कि ज़्यादा स्टेबल है, राइट, क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस जो फैक्टर है वो भी देखने को मिलता है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल है। और जो क्लियरली यहाँ पे हमने शो किया है, स्टार्टिंग में ही शो किया है कि एलिफेटिक अमाइन मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइन, क्योंकि एरोमेटिक अमाइंस में रेजोनेंस देखने को मिलता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर देयर इज एन स्टेबिलिटी, ठीक है। बट एग्जैक्ट रीजन क्या है अपार्ट फ्रॉम दैट रेजोनेंस फैक्टर? इज देयर एनी अदर रीजन? बिकॉज हमने यहाँ पे लिखा था, स्पेसिफिकली शो किया कि इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये 3 जो हैं ये बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करते हैं अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ पे, चाहे वो एलिफेटिक अमाइन हो या एरोमेटिक अमाइन। तो कैसे? जस्ट हैव अ लुक हियर। ये जो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनालिन एंड एनालिनियम आयन, ओके। एंड आई वांट ऑल ऑफ यू गाइस हियर, जितने भी यहाँ पे लोग हैं सभी से मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ ज़रा ध्यान दें यहाँ पे, ओके। एंड नहीं समझे तो लेट मी नो अबाउट दैट वन प्लीज़। ऑलराइट, लिसन केयरफुली एवरीवन। एज यू कैन सी हियर इन द केस ऑफ, मैं यहाँ पे एकदम एक साइड में ड्रॉ करता हूँ, तो ये आपका जो है ये है एनालिन, ओके। सो हियर यू गॉट NH2 एंड आपके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ लिसन केयरफुली एवरीवन। एनालिन में जो NH2 है उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। व्हेन दिस एनालिन अंडरगोज रेजोनेंस, तो ये 5 रेजोनेंस फॉर्म करता है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शो करता है। बट ये रेजोनेंस फॉर्म कैसे हुआ है? नाइट्रोजन के पास जो ये लोन पेयर दिख रहा है ऊपर, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही वो डोनेट करता है बेंजीन को, एंड बेंजीन इज गेटिंग रेजोनेंट, ओके। दैट मीन्स वहां पे रेजोनेंस क्रिएट होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट होते रहते हैं, एंड मल्टीपल स्ट्रक्चर्स वी गेट, फाइन। तो इन शॉर्ट मीनिंग इज दैट कि एनालिन जब रेजोनेंस फॉर्म करेगा तो वहां पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था वो तो उसने डोनेट कर दिया बेंजीन को, और बेंजीन का स्टार्ट हो गया रेजोनेंस फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है क्या? तो उस केस में ये जो एनालिन में जो ऊपर यहां पे लोन पेयर था ये अब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अब ये जा चुका है बेंजीन के पास। तो अगर ये अवेलेबल नहीं होगा प्रोटोनेशन के लिए, मतलब ये दिख रहा है यहां पे, ये रिएक्शन देखो जो सेकेंड रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन में अगर देखोगे आप तो एनालिन जो है उसका यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये प्रोटॉन है, मतलब हाइड्रोजन आयन है। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन जब जाएगा नाइट्रोजन के पास, कैसे? ये स्विंग करके चला गया इसके पास। जब ये यहां पे जाएगा तो क्या होगा?
नाइट्रोजन का जो वो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो हाइड्रोजन ले लेगा और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन यहां पे जाके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना के NH3 फॉर्म करेगा, और जो कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे दिया है ऑलमोस्ट, तो वी कैन से यहां पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। समझ में आया? तो अभी नाइट्रोजन के पास आ गया चार्ज पॉजिटिव, और नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन आ गया, मतलब नाइट्रोजन के अंदर यहां प्रोटोनेशन पॉसिबल हो गया। सो एनालीन जो है उसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और एनालीन के पास, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था वो उसने डोनेट कर दिया और रेजोनेंस फॉर्म कर लिया। इसीलिए इस एनालीन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन उसी एनालीन को जब आप प्रोटोनेशन करते हो, और जब ये प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन आयन नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज कर लेगा, तो वो फॉर्म करेगा एनालीनियम आयन, और दिखता कुछ ऐसा है। ठीक है, अब ये एनालीनियम आयन के कितने रेजोनेंस हैं? जस्ट 2 रेजोनेंस, 1 2। एनालीन की कितने रेजोनेंस है? 5 रेजोनेंस है। और एक बहुत सिंपल सा फैक्टर है पब्लिक, मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी। ठीक है, मैं एकदम सिंपल फॉर्म में यहां पे आपको लिखता हूं, आई होप सो आप इसको समझोगे। ग्रेटर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। फाइन। कभी भी अगर आपको रेजोनेंस दिखता है तो रेजोनेंस चेक करो कि वहां पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए हैं। सो एनालीन इज हैविंग 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड एनालीनियम आयन इज हैविंग ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दैट सेज कि एनालीन ज्यादा स्टेबल है, और एनालीन के अंदर जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था वो उसने डोनेट कर दिया बेंजीन को। दैट मीन्स वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। समझ में आया क्या? जो यहां पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, और इसीलिए एनालीन जो है ज्यादा स्टेबल है और लेस बेसिक है। एनालीन इट इज व्हाट? इट इज मोर स्टेबल एंड लेस बेसिक। याद रखना, जो भी कुछ हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, आई होप यू आर हैविंग अ वन पेपर एंड पेन विथ यू सो दैट यू कैन नोट इट डाउन, बिकॉज इट्स वन ऑफ द वेरी सिंपलेस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट वी आर डिस्कसिंग टुडे। ओके, वहीं पे जो हमारे पास एनालीनियम आयन है, इट इज लाइक नॉट लाइकली मोर स्टेबल, वी कैन से इट इज लेस स्टेबल एंड मोर बेसिक कंपेयर टू what? कंपेयर टू एनालीन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे? ओके, तो ये फैक्टर यहां पे देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एनालीन है और हमें चेक करना, लाइक फॉर एग्जांपल अराइल अमाइन है, तो अराइल अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ चेक करनी है। तो अराइल अमाइन में एग्जांपल पहला हमारा एनालीन है। एनालीन रेजोनेंस के वजह से 5 शो करेगा, वहां पे एक लोन पेयर है, वो यूज हो गया है तो प्रोटोनेशन नहीं होगा। एनालीनियम में प्रोटोनेशन पॉसिबल है, मतलब वहां पे सॉल्वेंट इफेक्ट, मतलब आयन डाइपोल इंटरैक्शन एनालीनियम आयन में, यहां पे आयन डाइपोल इंटरैक्शन पॉसिबल है, बट यहां पॉसिबल नहीं। ओके, दैट इज द रीजन कि ये अनस्टेबल है कंपैरेटिवली और मोर बेसिक है। समझ में आ रहे हैं? ओके, और यहां पे देखो क्या शो कर रहे हैं हम लोग, ये आपका एग्जांपल यहां पे शो किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि ये जो है आपका, ये है अल्काइल अमाइन। ये कौन है? इट इज योर अल्काइल अमाइन। और ये कौन है? अराइल अमाइन। अल्काइल अमाइन जो है वो ज्यादा कहीं ना कहीं पे आपका बेसिक है। ओके, इट इज मोर बेसिक देन योर अराइल अमाइन। ऐसा क्यों? ये क्यों भाई? ओके, द रीजन इज दैट कि अल्काइल अमाइन में जो आर ग्रुप है आपका, अल्काइल ग्रुप, दैट इज गिविंग इलेक्ट्रॉन टू नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, तो नाइट्रोजन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा एंड वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा लेविस बेस की तरह। लेकिन ये जो हमारा अराइल है, यहां पे उल्टा होता है। देखो एग्जांपल यहां पे देखो, पहले एग्जांपल में नाइट्रोजन ने
बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दिया और बेंजीन कौन है, अराइल, तो मतलब यहाँ पे एक्चुअली ये काइंड ऑफ कंपैरेटिवली AR जो है अराइल ग्रुप वो इलेक्ट्रॉन लेगा नाइट्रोजन से, तो उसकी वजह से नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डाउन हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, सो लेविस बेस जो प्रॉपर्टी है दैट ऑल्सो डिक्रीजेस। यहां पे ऐसा नहीं होता है। ये वाले केस में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है दैट इंक्रीजेस, ओके, इन लेविस बेस या बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो भी इंक्रीज होगा। ओके, सो दैट वी कैन कंसिडर इट इज वन ऑफ द वेरी सिंपलेस्ट एग्जांपल हमने जो अब तक डील किया है कि नहीं। ऑलराइट, नाउ लिसन केयरफुली एवरीवन, और भी कुछ फैक्टर्स इसके अंदर हैं जो हमें डील करना है एक साथ अच्छे से। सो दैट फैक्टर विल बी व्हाट, नाउ लेट्स सी एग्जैक्टली वो फैक्टर क्या होगा। ऑलराइट, सो द हेडिंग वी कैन से दैट इज बेसिसिटी ऑफ अराइल अमाइन। दैट मीन्स जो हमारे अराइल अमाइंस हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में और हम क्या डिस्कस करेंगे। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि किस तरह से एनालिन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है और वहाँ पे एनालिन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अवेलेबल नहीं है प्रोटोनेशन के लिए और वो ज़्यादा रेजोनेंस शो करते हैं, इसीलिए ज़्यादा स्टेबल हैं और लेस बेसिक है कंपेयर टू एनालिनियम आयन, ओके, जिसमें नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो प्रोटोनेशन होता है उसका, फाइन, और उसके जस्ट 2 ही रेजोनेंस देखने को मिलते हैं वहाँ पे, तो इसलिए वो ज़्यादा अनस्टेबल है कंपेरेटिवली, एंड दैट्स व्हाई एनालिनियम आयन वी कैन से इट इज मोर बेसिक देन एनालिन। पर कुछ और भी इफेक्ट्स हैं, लाइक इफेक्ट नंबर 1 वी कैन से, ओके, इफेक्ट नंबर 1 ये है कि एवरी ओ सब्स्टिट्यूटेड, मतलब क्या होगा, एवरी ओ सब्स्टिट्यूटेड एनालिन जो भी रहेगा वो, फाइन, सो ओ सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, सो वेदर दैट इज, वेदर it is what, it is electron donating group or electron withdrawing group, okay, it will be less basic than aniline, okay। अभी मैं आपको एग्जांपल शो करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा एग्जांपल से। सो दिस इज योर aniline and one more example, यहां भी ये aniline है लेकिन यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे आपके पास है सपोज OH ग्रुप। अब सीन इज दैट कि OH जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो जो इसका बेसिक स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन OH ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे है विच इज़ वेरी नियर टू योर NH2, which is very near to NH2, ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो अफेक्ट करेगा कि NH2 जो है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां डोनेट करेगा लेकिन ये अफेक्ट करेगा उसको। क्लियर हो रहा है? इट्स लाइक कि आप जो सपोज आपके मॉम एंड डैड है, आप दे आर योर पावर, दे आर योर स्ट्रेंथ, लेकिन जितना आप अगर कुछ काम कर रहे हो उसमें अगर कहीं ना कहीं पे मान लो छोटा भाई बहन है, छोटा भाई अगर आपको बार बार इंटरप्ट करेगा तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होगी, चाहे वो आपका भाई ही है लेकिन फिर भी आपको इंटरप्ट होगा तो और प्रॉब्लम होगा ही। वही कुछ प्रॉब्लम यहाँ भी है। सो ये शो हो रहा है कि दिस इज एनालिन इज मोर बेसिक देन दिस वन ग्रुप बिकॉज OH इज वेरी नियर टू द मेन ग्रुप जो अफेक्ट करता है, ओके। और वहीं पे ये उल्टा फैक्टर भी देखने को मिलेगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये आपका एनालिन है और NH2 और यहाँ पे सपोज NO2 है, नाइट्रो, सेम थिंग हैपेंस हियर, बस नज़दीकी नहीं होनी चाहिए, इतने क्लोज में नहीं होनी चाहिए वो। अगर वही चीज़ पैरा पोजीशन पर रहेगा तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। फैक्टर नंबर 2 क्या है कि अगर आपका ग्रुप, ओके,
कि आपको मालूम है कि जो पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप है वो क्या करेगा, वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। लेकिन फैक्टर क्या है, फैक्टर क्या है कि ये जो इफेक्ट है ना, इफेक्ट इज मोर व्हेन योर पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप इज इन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ये मैं क्यों लिख के दे रहा हूं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए लिखवा रहा हूं। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट अगर रहेगा यहां पे, तो पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप जो रहेगा, पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। बट ये जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का जो ग्रुप है वो इफेक्ट ज्यादा और ज्यादा रहेगा इफ योर ग्रुप, पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप अगर ये प्रेजेंट है ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे। समझ में आ रहा है? ओके, आई होप सो यू आर गेटिंग इट, ये क्या है एग्जैक्टली, क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे क्या है, that your N-alkylated aniline जो है, they are stronger base than what, than your aniline। मतलब कि अगर मेरे पास एग्जांपल है ये वाला, तो यहाँ पे N के साथ अगर कोई सपोज यहाँ पे ये NH है और यहाँ CH3 है, ठीक है, और मेरे पास एक और कंपाउंड है यहाँ पे और ये है NH2, तो यहाँ पे N के साथ एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस किया CH3 से और दूसरे में कुछ नहीं किया, तो ये है N-alkylated aniline और ये है सिर्फ एनिलीन, तो ये ज़्यादा आपका बेसिक रहेगा। मतलब सेम थिंग पॉइंट यहाँ है कि ये सेकेंडरी अमाइन है क्योंकि N के पास दो आपके पास ग्रुप है, अल्काइल या अराइल ग्रुप है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल फैक्टर। ओके, तो ये थे हमारे आज के इंडक्टिव इफेक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स, और मैं कंसिडर करता हूँ कि आपको ये सारे लेक्चर जो हैं, जो पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आपको समझ में आए होंगे। इन केस अगर आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं पता होंगे तो मैं उसके जो लिंक्स होंगे वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो मैं कंसिडर करता हूँ कि आप उसे विजिट करेंगे, आपको पसंद आएगा और सबसे इंपॉर्टेंटली समझ में आएगा। और समझ में आता है तो प्लीज़ यार उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अगर शेयर नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट उसको समझाओ, सो दैट कि केमिस्ट्री को लेके एक पॉजिटिव वाइब्स, एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो स्प्रेड हो। ओके, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में एवरीवन। तब तक के लिए मैं कंसिडर करता हूँ कि जो हमारा केम गुरु का टूर्स एंड ट्रैवल्स था, आपको इसमें काफ़ी आनंद आया होगा और आपने मज़े किए होंगे, काफ़ी कुछ समझने को, काफ़ी कुछ जानने को मौका मिला होगा। So don't you forget to like, share, subscribe and do comment please, because your comments are valuable, because वो एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करेगा मेरे लिए भी। ओके, टिल देन सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।